नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र पर की 50 प्रश्नों पर और इनकी डिटेल एनालिसिस भी की जाएगी। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है। मित्रों, आज मैं पहले थोड़ी सी और बातचीत करना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग अब हायर एजुकेशन का भी फॉर्म आ गया है और ऑलरेडी पीजीटी और या अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ऐसे में उन लोगों को बहुत ही सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। और चूँकि सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि ये विषय से जुड़ा पेपर है और प्रत्येक विषय से जुड़े पेपर में एक ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। तो ऐसे में आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से तो नहीं हो सकती। उसके लिए आपको स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक रणनीति की ज़रूरत है। तो यदि इसके लिए आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतर से बेहतर गाइडेंस दिया जाएगा। ये हम अपनी तरफ से एश्योर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा जो है इनिशिएटिव पसंद आए तो इस पर हमारे दिए हुए गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। भाई, एक सामाजिक संगठन क्या है? सामाजिक संगठन है एक लोगों के समुदाय और उनसे बना हुआ एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन की उपज है। बिल्कुल नहीं, पहले समाज है, उसके बाद उसमें जब बदलाव आएगा तो उसे ही तो सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो दूसरा कथन एकदम गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। पार्सन्स ने स्त्रीकरण को किस रूप में देखा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्सन्स ने स्त्रीकरण को अवश्यंभावी और प्रकार्यात्मक रूप में देखा। उन्होंने कहा जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्त्रीकरण है, यानी कि जैसे कि आप कहा जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे स्त्रीकरण, इस स्त्रीकरण को कहते हैं कि समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक व्यवस्था है और यह समाज के लिए प्रक्रियात्मक है। कैसे? ताकि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, लोगों के काम, लोगों के जीवन शैली वो व्यवस्थित रूप से संचालित होती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यह विश्वास किसका है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर कर देती है? सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर, अगर मतलब समाज में बहुत एक साथ बदलाव होगा तो वर्ग चेतना कमजोर हो जाएगी, वर्ग चेतना बनी नहीं रहेगी। तो ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। और वर्ग चेतना क्या है? वर्ग चेतना से ऐसा है जैसे एक मजदूरों का समूह है, तो मजदूर क्या करते हैं? मजदूर अपना दिन भर काम करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, घर जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि उनकी कार्य की दशाएं क्या हैं, कि मतलब वो कितनी बुरी स्थितियों में काम कर रहे हैं या वो कितनी अच्छी स्थितियों में काम कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं क्लियर रहता, एक बात। दूसरा, उन्हें ये भी दिक्कत होती है कि उनसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, उसको उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जो है उनको सरप्लस जो बोनस है वो भी सब नहीं दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इससे जो है सोशल यूनिटी नहीं होगी और मज़दूर अपनी बात कैसे रखेंगे? एक मज़दूर जाएगा तो मान लो भगा दिया जाएगा। कम से कम मज़दूरों का एक समूह तैयार हो जो है एक तरीके की बार्गेनिंग की सिचुएशन में आ जाए, ये कार्ल मार्क्स कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। 1979 में पहला कमेटी बनाई गई थी और ये
रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। और अनुच्छेद 15 सेक्शन 4 और अनुच्छेद 16 सेक्शन 4 में इसका प्रावधान किया गया है, तो आप लोगों को ये पता रहे। अगला, समान लिंग, आयु और प्रजाति समाजशास्त्री गिलिन की दृष्टि में कैसा समूह है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये लेक्चर से है मेरे। तो ये कहते हैं शारीरिक विशेषता और मानसिक विशेषता के आधार पर, ये दोनों पर आधारित है। समान आयु, आयु समूह और प्रजाति, ये 3। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है संघर्ष के सिद्धांत से निम्नलिखित कौन से विद्वान संबद्ध नहीं है, पूछा है। तो इसका जवाब होगा जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल संघर्षवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सिमल बात करते हैं फंक्शनैलिटी की, प्रकारात्मकता की। सातवीकरण का विकास, अगला प्रश्न है 7 नंबर। सातवीकरण का विकास होता है। सातवीकरण क्या है? सातवीकरण का विकास होता है बेसिकली धीरे धीरे। कैसे भाई? आप किसी कल्चर को, अदर कल्चर को, अदर रिलीजन को, अदर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो क्या वो एकदम से रैपिडली तो नहीं करते होंगे, धीरे धीरे करना चाहेंगे। जैसे जैसे आप उसे भाषा को, संस्कृति को, जीवन शैली को, किसी चीज़ को अदर सीखना चाहेंगे तो वो एक स्लो सिचुएशन होती है। 8वें नंबर प्रश्न में कहा गया फ्रेंड्स, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें व्यवस्थापन को शामिल नहीं किया जाता है। सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें व्यवस्थापन को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन है वो रॉबर्ट किंग मर्टन का। वो कहते हैं संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं। मैंने मेरे लेक्चर में देखिए मर्टन को, आपको वहाँ मिल जाएगा। अगला, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? ये तो आंख मूंद कर आप एम श्रीनिवास लगा ही देंगे, मैंने बहुत बार बता दिया है। पंचवर्षीय योजना किस प्रतिमान पर निर्मित है? तो बेसिकली 5 ईयर प्लान निर्मित है रशियन मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना जो भारत में रूस से संबंधित हैं। अब जैसे कभी प्रश्न आ जाए जीएसटी किससे संबंधित है? जीएसटी फ्रांस का मॉडल है। और बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर योजना लागू की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो अमेरिका से प्रेरित थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई प्रजाति नहीं कि नागा जनजाति हैं। भारतीय तो मेन स्ट्रीम के हैं और एशियन भी मेन स्ट्रीम के देख सकते हैं। रेस बेसिकली जैसे ऑस्ट्रोमंगोलायड, निग्रोइड है ना, ये सब प्रजातियाँ, उनको प्रजातियाँ कहा जाता है। प्रजाति और जनजाति में अंतर होता है। जनजातियाँ वे होती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लोग नामक पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हेमन फोर्ड ने की है। कभी आपने शायद ना पढ़ा हो, भारत के लोग, ये पुस्तक हेमन फोर्ड ने लिखी है। अगला 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया मार्क्स के अनुसार वर्ग का विभाजन है। वर्ग का विभाजन सदैव पूंजीपति और श्रमिक के बीच में है। ऐसे है वर्ग का विभाजन, छोटा सा पूंजीपति है और मजदूर की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगला, मात्रात्मक परिवर्तन कैसे पाया जाता है? मात्रात्मक परिवर्तन सदैव वृद्धि के रूप में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, रिजले ने, वो देखो आ गया प्रजाति से जुड़ा क्वेश्चन। रिजले, इनकी पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। रिजले ने भारतीय आबादी को 7, ये बस इतने याद रख लेना, एक क्वेश्चन निकलेगा, 7 बड़े नस्ली समूह में वर्गीकृत किया है। इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो मित्रों इसमें मेडिटेरियन नहीं शामिल है। अगला प्रश्न पर आते हैं 17 नंबर। एक व्यक्ति का सदस्यता समूह, अर्थात बहुत इजी प्रश्न है, अभी मैंने कीवर्ड्स बताए थे, आप लोगों को याद होंगे तो हो जाएगा।
एक व्यक्ति का सदस्यता समूह अर्थात वह समूह जिसका वह सदस्य होता है उसका संदर्भ समूह भी हो सकता है। अब जैसे संदर्भ समूह में मैंने बताया था आप लोगों को स्टाउफर, न्यूकॉम्ब, मर्टन, हाइमन। अब देखो उनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, न्यूकॉम्ब दिख रहा है, यही लग जाएगा, इतने सही लग जाएगा। कीवर्ड्स पकड़िए तभी ये प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में एकाधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह होते हैं। परस्पर उस व्यवस्था में उसके सामने यह समस्या होती है कि वह किनको चुने। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुधा परिस्थिति की समानता से प्रभावित होता है और उस समूह को अपना संदर्भ समूह नहीं मानता। जैसे ही शब्द मिल गया ताकि उसके लिए पूर्णतया अनजान और भिन्न परिस्थिति वाला है यह निष्कर्ष इसका है। जैसे ही शब्द मिला आप आँख मूंद कर मर्टन लगा देंगे। कीवर्ड्स ही निकाल सकते हैं, वरना आप 10,000 परिभाषाएं तो नहीं याद रख सकते मेरे ख्याल से। अगर कोई ऐसा महान है तो अच्छी बात है। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा है। सामाजिक परिवर्तन का कारण सभी है भाई, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, सभी हो गया। 20 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया कौन एक कथन संस्कृतिकरण के लिए सही है। पहला ऑप्शन, यह संरचनात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दूसरा, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से प्रारंभ हुई। तीसरा, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। चौथा, यह स्थितिकी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो मैंने क्या बताया था, यह सिचुएशनल चेंज की प्रक्रिया है, यही सही हो जाएगा। एक हिंदू युवक, अगला प्रश्न है 21 नंबर। एक हिंदू युवक अपने परिवार का अधिकतम सामान्य मनोवृत्ति, मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति श्रद्धावान हो सकता है। उनको आचरण या व्यवहार के निर्देशक कारक के रूप में स्वीकार भी करता है। इस रूप में वह परिवार उसके लिए किस संदर्भ समूह के रूप में जाना जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सकारात्मक संदर्भ समूह के रूप में जाना जाएगा। देखो दोबारा बता दे रहा हूँ। एक हिंदू युवक अपने परिवार का अधिकतम सामान्य मनोवृत्ति, मूल्यों और आदर्शों के प्रति श्रद्धावान हो सकता है। तो जब देखो सब चीज़ें पॉजिटिव हैं तो निगेटिव नकारात्मक तो हो नहीं सकता। जैसे मिर्ज़ापुर देखकर नकारात्मक मुन्ना भैया बने घूम रहे हैं। सकारात्मक संदर्भ समूह ये है कि जो लोग जैसे कहते हैं ना कि देखो उनका लड़का बहुत अच्छा है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, तो लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगला, मिडल टाउन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है RM और HM लिंड ने। अगला 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है भारत में जनजातीय जीवन पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है। इनके बोस ने लिखी है, इनके बोस। और इनके शिष्य कौन थे, सुरजीत सिन्हा, जो जनजातीय सातत्यता की बात करते हैं। अगला, किस विद्वान ने समूह की सदस्यता निर्धारित करने के लिए व्यक्तिपरक और वस्तुपरक मानदंडों को अपनाया है। एकदम इजी प्रश्न है, मर्टन ने अपनाया है। व्हाइट कॉलर किसकी कृति है, व्हाइट कॉलर क्राइम वाली, ये क्लूखॉन की कृति है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मिरर फॉर मैन किसकी रचना है। ये मिरर फॉर जो मैन रचना है ये भी क्लूखॉन की है। अगला, समूह की परिभाषा के अंतर्गत एक दूसरे को प्रभावित करने के तत्व किस समाजशास्त्री ने बल दिया है। इस पर बल दिया है ग्रीन ने। अगला प्रश्न, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। बहुत ईजी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है विल्फ्रेडो पैरेटो ने। आप हमारे लेक्चर को देखिए, मिलेगा आपको। विलासी वर्ग की अवधारणा बहुत बार बता चुके हैं, थर्स्टिन वेवलन लगेगा इसका। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास भी इन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न में। यह देखा जाता है कि बहुधा एक व्यक्ति उपन हो सकता है, उपन हो समूह के उन दूसरे व्यक्तियों के उप समूह को अपना संदर्भ समूह मानने लगता है जिनकी उपलब्धियां अधिक हैं, जो जीवन में अधिक सफल हैं। यह विचार किसने दिया है।
डियर फ्रेंड्स, ये विचार इनमें से किसी भी थिंकर का नहीं है। ये इसमें तो मुझे ये यहाँ से ये सेंटेंस ही सही नहीं लगता, इसलिए इस प्रश्न को मैं खारिज कर रहा हूँ। 31 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार व्यवस्था में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ की प्रतियोगिता करता है? तो बिल्कुल ये मैक्स वेबर कहते हैं। मार्केट सिचुएशन एक कंसेप्ट इनका है, मार्केट सिचुएशन, यानी हिंदी में बाजार परिस्थिति, उसी से कंसेप्ट लिया गया है, बाजार परिस्थिति मैक्स वेबर का है। अगला, किसने इंगित किया है कि नगरीय वृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ये कहा गया है, एंथोनी गिडिंग्स ने कहा है कि जो नगरीय वृद्धि है वो चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, एंथोनी गिड्स। 33 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? फ्रैंक पार्किन। वो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना के रूप में फ्रैंक पार्किन ही देखते हैं। अगला, वीमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्तियाज अहमद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, स्पेशली नेट एग्जाम के लिए। अगला, वह कौन समूह कहलाता है जिसका निर्माण आकांक्षा के आधार पर होता है और सापेक्षिकता के आधार पर बनता है? तो उसे कहते हैं संदर्भ समूह। संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन अवसर भी। देखो ये शब्द मिल गया, जीवन अवसर, लाइफ चांस। आंख मूंद कर मैक्स वेबर लगा दीजिए, ये कोट से इसी का है। मार्केट सिचुएशन, लाइफ चांस, ये सब चीज़ें मैं आगे लेक्चर लूँगा तो फिर बता दूंगा उसमें। अगला, समाजशास्त्री गिलिन द्वारा प्रस्तुत किए गए समूह के वर्गीकरण के अंतर्गत जनजाति राज्य राष्ट्र को कैसे देखेंगे? मैंने पढ़ाया, इसको कहा जाएगा अंतरजातीय। द्वितीयक समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? तो द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, कौन द्वितीयक समूह नहीं है? मजदूर यूनियन कैसे द्वितीयक समूह नहीं? क्योंकि ये अर्ध समूह है, मैंने पढ़ाया था अर्ध समूह होते हैं ये। सुबह आप दिन भर काम किया, शाम को अपने यहाँ चले गए, तो ये ना तो द्वितीयक समूह बनाते हैं ना तो ये प्राथमिक समूह बनाते हैं। अगला प्रश्न, यह विचार किसका है कि बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया है, यानी कि परिवार अब काम नहीं करते, डिसफंक्शनल हो रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, ये इसका जवाब होगा पार्सन्स। संस्कृति का परासावयवी दृष्टिकोण, यानी एक तरीके से ऑर्गेनिक जो दृष्टिकोण है, ये किसने प्रस्तुत किया है? जाहिर सी बात है स्पेंसर ने। सावयव की जब भी बात आए स्पेंसर तुरंत आंख मूंद कर लगा दीजिए, सावयवी दृष्टिकोण संस्कृति का। 41, संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहले भी आ चुका है, हाइमन ने। प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? का अवधारणा समाजशास्त्र में कहाँ से आई है? तो ये नतत्व शास्त्र से आई है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन ले लेते हैं। सामाजिक उद्विकास, तो देखो यहाँ पर अगर कहीं जो है कामटे होता तो उसे सोचते भी, लेकिन दूसरे ही सबसे बड़े चिंतक हैं स्पेंसर, इसलिए इसे लगाते हैं। अगली पुस्तक का नाम है 44 नंबर। इसमें कहा गया है कि कल्चर ऑफ सिटीज़ की कृति किसकी कृति है? तो इनमें से कोई नहीं विकल्प में से लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसकी है कृति। अगला 45 नंबर प्रश्न में कहा गया रहा है कि पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में किसने स्वीकार किया? मैकाइवर ने। पारस्परिकता और जागरूकता। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है भाई
मतलब एक तरीके से जैसे सांस्कृतिक विलंबना वैसे सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी प्रगति और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच में अंतर। सरल भाषा में इसे ऐसे समझिए आप, जैसे किसी के पास एप्पल का मोबाइल है या मान लो ऑडी कार है और नेवला रास्ता काट जाए तो वो खड़ा रहेगी, जब तक कोई दूसरा ना चला जाए हम नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो हो जाए, पता लगा। इस तरीके से यानी कि आप मानसिक रूप से पिछड़े हैं और तकनीकी आपने बढ़िया एडॉप्ट कर रखी है, तो उसे कहा जाता है कल्चरल जो है सांस्कृतिक विलंबना। 47 नंबर प्रश्न पर आते हैं। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए नौकरी में रियायत दी गई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, काफ़ी बार पूछा गया है। नौकरी में रियायत से संबंधित बात करी गई है धारा 335 में। धारा का मतलब है अनुच्छेद से, यहाँ पर साफ लिखा नहीं है इन लोगों ने। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं। जिस आयु समूह या वैवाहिक स्थिति या शैक्षिक स्तर वाले समूह के संपर्क में व्यक्ति निरंतर रहता है, उसी के अनुसार उसकी मनोवृत्तियां ढलने लगती हैं और उसी को वह अपना संदर्भ समूह मानता है। ये किसने कहा? मर्टन ने कहा। मर्टन से रिलेटेड क्वेश्चन में बस चीज़ें पकड़नी है। 49 नंबर प्रश्न आते हैं। स्तरीकरण योग्यता के प्रोत्साहन एवं चयन में एक बाधक के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही है। ये किसने कहा है ना? बाधक के रूप में, चयन के रूप में और बाधक के रूप में कार्य कर सकता है एवं बहुधा करता भी है। ये कहा है मेल्विन ट्यूमिन ने कहा है। और लास्ट ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है किंग्सले डेविस ने। सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो संगठन या समाज की संरचना एवं कार्यों में उत्पन्न होते हैं। परिभाषा दी है किंग्सले डेविस ने। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों पर बातचीत की है। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसकी काफ़ी आवश्यकता है। और अगर कोई हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो 7054161270 पर कॉल करें। अब टाइम नहीं है, आप एक अच्छी स्टडी के साथ हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारी फ़ीस भी मिनिमम से मिनिमम रखी गई है जो आपके लिए अफोर्डेबल है। मैं बहुत ज़्यादा फीस मैंने रखी नहीं है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।